आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सबसे पहले बात 2024 के चुनावों को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा की बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों को लेकर देर रात तक दिल्ली में मंथन किया, जिसमें 5 राज्यों की बाकी सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। अब माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 5 राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 19 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए पूरा देश तैयार है। सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। चुनावी रैलियों और रोड शो के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन पर भी लगातार मंथन जारी है। बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त पार्टी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत समिति के कई सदस्य शामिल हुए। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक हुई। आपको बता दें, ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य जो हैं वो शामिल रहे। देर शाम शुरू हुई बीजेपी सीईसी की तीसरी बैठक देर रात तक चली, जिसमें 5 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों पर चर्चा की गई, जिसमें यूपी की बाकी बची 24 सीटों पर मंथन के बाद 10 सीटों के उम्मीदवारों पर समिति की मुहर लगी। इसमें ज्यादातर नाम यूपी कोर ग्रुप की तरफ से सुझाए गए थे। करीब 5 ऐसे राज्य हैं जिनके लोकसभा सीटों पर जो है वो चर्चा हुई। जो बाकी सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं मंथन हुआ और मुहर लगी। इन राज्यों में मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की बाकी बची हुई सीटों पर जो है आज के इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 10 कैंडिडेट्स के नाम पर जो है वो मुहर लगी। केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य जो हैं इन 10 नामों पर अपनी सहमति उन्होंने जारी की। और साथ साथ उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी तरीके का कोई गठबंधन जो है वो उड़ीसा में इस बार देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी यूपी की कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, जिसमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी, पीलीभीत से वरुण गांधी और केसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह के नामों को लेकर चर्चा तेज है। खबर ये भी आ रही है कि पार्टी की 5वीं लिस्ट में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जहां कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है और कई नए चेहरों को मौका मिलने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अब करते हैं बिहार की सियासी गर्माहट से जुड़ी हुई, जो इन दिनों देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में जेडीयू से इस्तीफा देकर बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया और इसी के साथ इंडी गठबंधन में सीटों पर पेच भी फंस गया है। दरअसल पूर्णिया सीट को लेकर बीमा भारती दावा कर रही हैं, तो वहीं पप्पू यादव भी इसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। कहीं टिकट बंटवारे का खेल जारी है, तो कहीं टिकट के लिए भागम भाग दिखाई दे रही है। टिकट के लिए रेस ऐसी कि नेताओं का भी दल बदलना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की रुपोली विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ दावा किया जा रहा है कि वो पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। तो पूर्णिया से तो पप्पू यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया उन्होंने। अब पार्टी का मामला है, जो हमारे जो नेता है उनका जो आदेश होगा उसका पालन। लालू जी से मिली, क्या कहा लालू जी ने? तेजस्वी से आशीर्वाद लिए, हम जाकर के मिले
बात किए। मुझे जब मौका मिलेगा पूर्णिया से लोकसभा लड़ने का तो हम निश्चित वहाँ से जीतेंगे। 4 दिन पहले जापका कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव भी पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीमा भारती का आरजेडी में आने से पप्पू यादव की चिंता बढ़ गई है और ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस में तकरार होने से इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या कांग्रेस में जाकर पप्पू यादव फेल हो गए हैं? जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होने के साथ पप्पू यादव की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा से महागठबंधन उम्मीदवार बनाया जाए। इससे पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। पिछले 3-4 महीनों से इस इलाके में पसीना भी बहा रहे थे, लेकिन लालू यादव ने पूर्णिया सीट को बीमा भारती को टिकट देने का फैसला लिया है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में फूट पड़ गई है? क्योंकि पप्पू यादव ने भी सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पप्पू यादव ने लिखा, मर जाएंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया है। इधर महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी अपने अपने दावे के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से सीनियर लीडर बोलने तक तैयार नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव का सियासी भविष्य दांव पर लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात भारत और मालदीव के विवाद से जुड़ी करते हैं। अपने भारत विरोधी रुख के लिए बदनाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। उनके ऊपर कर्ज का ऐसा दबाव है कि अब भारत से मदद के लिए वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। चीन से यारी मालदीव को भारी। कर्ज का बढ़ा दबाव, धरा रह गया ताव। लौट के मोइजू भारत आए। ठीक कहा गया है कि समय सबसे बलवान होता है। यही बात आज भारत और मालदीव के रिश्तों में तल्खी पैदा करने वाले चीनी पोस्टर बॉय मोहम्मद मोइजू पर फिट बैठती है। ऐसा इसलिए कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। वो मोहम्मद मोइजू जो कुछ दिन पहले भारत विरोधी रुख लेने से तनिक भी संकोच नहीं कर रहे थे, वो अब अपने कदम वापस खींचने लगे हैं। आलम यह है कि जिन्हें चंद रोज पहले दुनिया जिनपिंग का जूनियर कहा करती थी, वो अब पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कैसे, जिसका जवाब भारत के प्रति मालदीव की निर्भरता है। मामला मालदीव को भारत से मिले कर्ज का है, जिसमें मोइजू इन दिनों इस कदर परेशान हैं कि वो अब अपनी सभी नफरत को भुलाकर भारत से रहम की भीख मांग रहे हैं, जिसकी पुष्टि खुद उन्होंने की है। मालदीव की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति मोइजू ने कहा, भारत का हमारे ऊपर बड़ा कर्ज है, अर्थव्यवस्था से वहन होने से कहीं ज्यादा। इसे चुकाने के लिए रियायत की जरूरत है, जिसके लिए भारत सरकार से बातचीत जारी है। भारत विरोधी रुख के बीच में कर्ज के बढ़ते दबाव से मोइजू की नींद हराम है। वो अपने बड़बोलेपन से खराब हुए संबंधों को लेकर परेशान हैं। अब ऐसे में वो प्रधानमंत्री मोदी से सकारात्मक जवाब की उम्मीदें लगाए बैठे हैं और नफरत से प्यार के बदलाव के बीच वो पारंपरिक सहयोगी की शान में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। मोइजू ने कहा, मालदीव भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना रहेगा, इस बात पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। मालदीव को मदद देने में भारत अहम है, संबंध बिगाड़ने जैसा कोई बयान नहीं दिया। वहीं जिस कर्ज को लेकर मालदीव के चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत के आगे घुटने टेके हैं, अगर उसकी बात करें तो मालदीव्स के ऊपर भारत का बड़ा कर्ज है। पिछले साल तक 400.9 मिलियन डॉलर का कर्ज, मालदीव रुपया के मुताबिक करीब 6.2 बिलियन। मालदीव की अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा का कर्ज है। यही वजह है कि मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब ठंडे पड़ चुके हैं। जिस नेता ने पिछले साल देश की गद्दी संभालते ही चीन का लाल झंडा थाम लिया था और जिनपिंग के इशारों पर भारत से रिश्ते बिगाड़ रहा था, वो अब तिरंगे की ताकत को सलाम कर रहा है, क्योंकि उसे वक्त के साथ चीन और भारत के बीच का फर्क समझ में आ चुका है।
एक तरफ वो चीन जो दोस्ती और पैसे का दिखावा करके गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लेता है, तो दूसरी तरफ भारत है जो भरोसे की हर कसौटी पर खरा उतरता है और मुसीबत के वक्त निस्वार्थ भाव से हमेशा सबसे पहले आगे आता है, जिसका सबसे पहले श्रीलंका ने लोहा माना और अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी इसे बखूबी पहचान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जम्मू कश्मीर में पुलिस को एक के बाद एक बड़ी सफलता हाथ लग रही है। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए जैश ए मोहम्मद आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही 4 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। श्रीनगर के नौगामा के केनीहामा इलाके में चेकिंग के दौरान एक मारुति अल्टो कार को रोका गया, जिसमें 4 आतंकी सवार थे। इन 4 आतंकी सहयोगियों की पहचान यासिन भट्ट, इम्तियाज अहमद भट्ट, शेराज अहमद राधर और गुलाम हसन खांडे के रूप में की गई है। इन आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें 3 मैगजीन के साथ एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन के साथ एक ग्लॉक पिस्तौल, 6 चीनी ग्रेनेड समेत आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मॉस्को में हुए आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है। ISIS ने हमले का बॉडी कैम फुटेज जारी किया। 22 मार्च की रात को मॉस्को में हुआ था हमला। मॉस्को में हुए आतंकी हमले में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 140 लोगों की जान गई, 150 से ज्यादा घायल हुए। ISIS के आतंकियों ने कंसर्ट हॉल में घुसकर की थी अंधाधुंध फायरिंग, 11 संदिग्ध हिरासत में। रूस के क्रॉकर सिटी हॉल में आतंकी हमले और आगजनी के बाद रूस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ने जांच की है। हॉल में हथियारों की जांच की।